एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक नया लेसन चालू करने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेसन जिसका नाम है स्टूडेंट विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ ए रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11 क्लास 12 फिजिक्स का 11वां लेसन है स्टूडेंट, ये जो आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ में धातु का कार्य फलन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार से होता है, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक एक नए लेसन को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। लेसन का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या है, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो विकिरण, विकिरण मतलब रेडिएशन, विकिरण मतलब रेडिएशन और रेडिएशन मतलब लाइट। सही है, विकिरण की बात कर रहे हैं यहां पर अपन। और विकिरण प्रकाश के रूप में या प्रकाश विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर विकिरण की बात करें स्टूडेंट तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के संबंध में क्या कहता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है स्टूडेंट। सही है, इसका मतलब यहां पर प्रकाश में तरंग प्रकृति है, यह हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। किस आधार पर? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को सत्यापित करता है स्टूडेंट। सही है, यदि अपन प्रकाश की एक अन्य प्रकृति की ओर बात करें जिसे अपन कणीय प्रकृति कह सकते हैं, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर जो किस आधार पर दिया गया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की कणीय प्रकृति अर्थात पार्टिकल नेचर को व्यक्त करता है और हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो इसकी तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। सही है, वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाओं का अध्ययन किया जो कौन सी थी? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन घटनाओं का जो अध्ययन है वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर संभव हो सका। सही है, मतलब लगभग 19वीं शताब्दी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की इन घटनाओं का अध्ययन संभव हुआ। इनमें इनका अध्ययन करने में सफलता प्राप्त की गई। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटनाओं को प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझाया जा सका। सही है, लेकिन बाद के कुछ प्रभावों की, प्रकाश के कुछ अन्य प्रभावों की बात करें, बाद के प्रकाश के कुछ प्रभाव जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव एक्सेट्रा, ये प्रकाश की कुछ घटनाएं, कुछ प्रभाव थे। इन प्रभावों को इस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। हाइगेंस के अर्थात प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर इन घटनाओं की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत या प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है
उस तरंग प्रकृति के आधार पर केवल व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को ही समझाया जा सका। इसमें जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव या रमन प्रभाव है, प्रकाश के विद्युत प्रभावों को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इन सिद्धांतों को, इन प्रभावों को समझाने के लिए कणीय प्रकृति के संबंध में दिए गए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश की इन घटनाओं को समझाया जा सका। इस आधार पर यह पॉसिबल हुआ स्टूडेंट कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश या विकिरण, प्रकाश या विकिरण की बात करें तो इसकी द्वैत प्रकृति होती है स्टूडेंट। इसकी द्वैत प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश या विकिरण की। सही है। इसी प्रकार यहां पर चैप्टर का शेष भाग देखो स्टूडेंट, क्या है? द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये क्लियर हो गया। अब द्रव्य की द्वैत प्रकृति की बात करें तो द्रव्य जो कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, बचपन से पढ़ते आए कणीय प्रकृति। ये बोर्ड है, मोबाइल है, कैमरा है, पेन है, मैं हूं, अपने चारों तरफ जो भी है वो मैटर है, वो द्रव्य है। सही है। द्रव्य जो होता है वो कणीय प्रकृति के रूप में होता है, मतलब कणों से मिलकर बना होता है द्रव्य। ये क्लियर। इसकी ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती है। ये इसकी कणीय प्रकृति, अर्थात यहां पर पार्टिकल नेचर को व्यक्त करता है। सही है। लेकिन यदि द्रव्य की अपन दूसरी प्रकृति की बात करें, जिसे अपन तरंग प्रकृति कह सकते हैं, वेव नेचर, और प्रकाश की इस वेव नेचर को, द्रव्य की इस वेव नेचर को प्रस्तुत किया गया डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की तरंग प्रकृति को समझाया जा सका। डी ब्रोगली या दी ब्रोगली परिकल्पना, जिसके आधार पर द्रव्य की तरंग प्रकृति को बताया गया। इसका मतलब द्रव्य जो होता है इसकी भी द्वैत प्रकृति होती है। द्रव्य की भी, मतलब प्रकाश और विकिरण की भी द्वैत प्रकृति है और द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। और वो द्वैत प्रकृति होती है स्टूडेंट कौन सी? एक तरंग प्रकृति और दूसरी कणीय प्रकृति होती है। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट चैप्टर का नाम था विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो किस प्रकार विकिरण और द्रव्य दोनों की द्वैत प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति होती है, एक कणीय प्रकृति होती है। तरंग प्रकृति प्रकाश के लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर दी गई और कणीय प्रकृति प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत की गई स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम था, वो नाम क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो यहां पर चैप्टर की शुरुआत करें सबसे पहले टॉपिक के रूप में, छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं शुरुआत में यहां पर अपन, और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट कार्य फलन, वर्क फंक्शन क्या होता है। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट कार्य फलन, वर्क फंक्शन। कार्य फलन क्या होता है ये सबसे पहले देखें। तो यहां पर स्टूडेंट इससे पहले अपन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत की बात कर लें थोड़ी सी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो सिद्धांत है, जिसके अनुसार ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा में गति करता है उस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है। उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इस कारण उस इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक से दूर वाली अर्थात अंतिम कक्षाओं में परिक्रमण करता है उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी ऊर्जा ग्रहण करके उस इलेक्ट्रॉन से उस परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल रहा है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धातु की परिसीमा पर गति करता रहता है। इसके स्थिर परमाणुओं द्वारा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें उस धातु की परिसीमा से बाहर निकलने से रोकता है। सही है। तो यहां पर यदि किसी धातु पृष्ठ पर, मान लो अपने पास कोई धातु है, इस धातु पृष्ठ पर ये अपने पास क्या है स्टूडेंट?
मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो अनियमित टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, ये अनियमित टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इस प्रकार इस धातु में कुछ स्थिर धनायन भी होते हैं। ये स्थिर धनायन इन इलेक्ट्रॉनों को इस धातु से बाहर निकलने से रोकते हैं स्टूडेंट। सही है, इसका मतलब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन और इस स्थिर धनायन के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। यहां पर इनके बीच में क्या कार्य करता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से इस धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालना है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा आता है कि अपने बीच में लगने वाले आकर्षण बल के इस बंधन को तोड़कर इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा है, उस दी गई ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। सही है, तो परिभाषा क्या होगी? देखो, कार्यफलन की परिभाषा यहां पर मैं नोट कर रहा हूं। क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को, परिभाषा नोट करो स्टूडेंट, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहा जाता है। सही है स्टूडेंट, कार्यफलन को फाई नोड या फिर W से व्यक्त किया जा रहा है। वर्क फंक्शन W या फिर फाई नोड से कार्यफलन को व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर इसका जो मापन है स्टूडेंट, या जो इसका मात्रक है, वो मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे मापा जाता है। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है और इसे फाई नोड या W से व्यक्त किया जा रहा है। सही है, कार्यफलन धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब कार्यफलन का मान किन पर निर्भर करता है? कार्यफलन की निर्भरता। कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? सही है, पहली बात करें तो कार्यफलन का मान स्टूडेंट धातु के गुणों पर निर्भर करता है। धातु के गुणों पर निर्भर करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा इस धातु के गुणों पर निर्भर करेगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। सही है, दूसरी बात करें यहां पर धातु पृष्ठ की प्रकृति पर। धातु पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कार्यफलन का मान। और तीसरा कारक है पृष्ठ पर उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पर। पृष्ठ पर उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पर धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बोर्ड एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। कार्यफलन डेफिनेशन, इसका मात्रक क्या है?
किससे इसको व्यक्त किया जा रहा है और इसका मान किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। कौन से कारक है जो कार्यफलन को प्रभावित करते हैं? वो कारक स्टूडेंट यहाँ पर 3 है। धातु के गुणों पर इसका मान निर्भर करेगा, धातु पृष्ठ की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करेगा और धातु पृष्ठ पर उपस्थित अपद्रव्य जो अशुद्धि है उस अपद्रव्य की मात्रा पर इस कार्यफलन का मान निर्भर करता है। सही है। कार्यफलन का मान प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होता है, लेकिन भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखना, कार्यफलन का मान प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होगा। जैसे यहां पर सीजियम धातु की बात करें, सीजियम के सीजियम CS, इसके लिए कार्यफलन का मान 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि स्टूडेंट प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम के लिए कार्यफलन का मान 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीजियम और प्लेटिनम के लिए कार्यफलन का मान ये है स्टूडेंट। इसमें सीजियम के लिए कार्यफलन का जो मान है ये मान यहां पर न्यूनतम है और प्लेटिनम के लिए कार्यफलन का ये जो मान है ये यहां पर अधिकतम है। मतलब प्रकृति में कार्यफलन का न्यूनतम मान सीजियम के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन का अधिकतम मान प्लेटिनम के लिए होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक का नाम है स्टूडेंट कार्यफलन। किसे कहते हैं? किसी धातु को, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। नोट क्या करना है वो चीज, डेफिनेशन। कार्यफलन को फाई नोट या W से व्यक्त किया जा रहा है, इसका मापन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है। धातु के कार्यफलन का मान धातु के गुणों पर, धातु की पृष्ठ की प्रकृति पर और धातु पृष्ठ पर उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रकृति में सीजियम के लिए कार्यफलन का मान 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूनतम और प्लेटिनम के लिए कार्यफलन का मान अधिकतम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है स्टूडेंट। तो ये छोटा सा टॉपिक कार्यफलन क्या होता है, क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, अगला टॉपिक लेके चले। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहां पर इसकी आसान सी डेफिनेशन, नाम से ही डेफिनेशन यहां पर स्पष्ट हो रही है स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन? नाम से स्पष्ट हो रहा है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की क्रिया को, धातु पृष्ठ पर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो क्रिया की जा रही है, बाहर निकालने का जो प्रभाव है उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। अब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए धातु को ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। धातु को दी गई ऊर्जा की विधि के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार से होता है। पहला, तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नंबर 3, क्षेत्र उत्सर्जन। और नंबर 4, द्वितीयक उत्सर्जन। धातु को दी गई ऊर्जा की विधि के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 4 प्रकार से होता है। सही है। पहले प्रकार की बात करें, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब है धातु को गर्म करना। धातु को गर्म करना। गर्म करने से क्या मिलेगी? धातु को मिलेगी स्टूडेंट क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। ये ऊष्मीय ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो जब उन इलेक्ट्रॉनों को धातु के कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास ये कोई धातु का टुकड़ा है,
इस धातु के टुकड़े को किसी बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, बर्नर, किसी बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया जा रहा है। जब गर्म करेंगे तो इस धातु पृष्ठ में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु के कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगे। इसी क्रिया को इलेक्ट्रॉन तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तापायन कहलाते हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों को क्या प्राप्त हुई, ऊष्मीय ऊर्जा। उस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण कर जब इनको कार्यफलन के बराबर फाई नोड के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो फाई नोड के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर ये इलेक्ट्रॉन इस धातु से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो धातु पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को ग्रहण कर धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापायन कहा जाता है। सही है। बात करें दूसरी प्रकार की, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या करते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं। उसमें धातु को गर्म किया जा रहा है। इसमें धातु पर उच्च आवृत्ति का, उपयुक्त आवृत्ति का, प्रयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो है वो इस धातु पर आपतित कराया जाता है। धातु पर आपतित कराते हैं तो यहां पर क्या प्राप्त होती है, धातु को प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। मान लो अपने पास ही धातु, इस पर क्या, इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जा रहा है। जब ये प्रकाश आपतित कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। यहां से जो प्रकाश ऊर्जा मिल रही है, क्या मिल रही है यहां पर, प्रकाश ऊर्जा। इस प्रकाश ऊर्जा को कौन ग्रहण करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को इनके कार्यफलन के बराबर, जब इन इलेक्ट्रॉनों को कितनी, कार्यफलन फाई नोड के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की इस क्रिया को, उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहां पर जब धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सही है। दूसरा प्रकार, तीसरे प्रकार की बात करें। तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब यहां पर इस पर धातु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और उस विद्युत क्षेत्र का मान है लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धातु में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। देखो जैसे अपने पास क्या है, वो एक धातु का टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े पर इसका संयोजन उच्च विभवांतर से किया जाता है। उच्च विभव से इसका संयोजन करते हैं जिसके कारण यहां पर 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण धातु पृष्ठ में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं यहां पर क्या, विद्युत ऊर्जा। जब ये विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को इनके कार्यफलन के बराबर प्राप्त हो जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। किसके बराबर ऊर्जा मिल जाएगी, फाई नोड, कार्यफलन के बराबर जब ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी, जब धातु के सिरों पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धातु पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन
विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर धातु परत से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा प्रकार। चौथे प्रकार की बात करें, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या करते हैं? उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को आपतित कराते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ही धातु पर आपतित कराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण किसको कर देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कर देते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो वो धातु परत से बाहर निकल जाते हैं। देखो डायग्राम के रूप में, मान लो अपने पास ये कोई धातु है, इस धातु पर क्या आपतित करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आपतित कराए जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पर पहुंचते हैं तो धातु में कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा किसको देंगे? ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित हो जाएगी। जब इन इलेक्ट्रॉनों को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस धातु परत से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को द्वितीयक उत्सर्जन और इन इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, जब किसी धातु पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को आपतित कराया जाता है तो धातु पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। इस क्रिया को द्वितीयक उत्सर्जन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? धातु परत से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, जो धातु को दी गई ऊर्जा की विधि के आधार पर 4 प्रकार का होता है। तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट, 2 आसान से टॉपिक है, एक कार्यफलन और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, बोलिए, और बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।